हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। कल करे सो आज कर और आज करे सो अब कर। आई एम श्योर आपने भी ये लाइन कई बार सुनी ही होगी। सो आज इस वीडियो से लेट्स अंडरस्टैंड कि इस लाइन का ट्रू मीनिंग क्या होता है, या जब कोई ये कहता है कि टाइम इज मनी तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो से हम समझेंगे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिलेड इन्वेस्टमेंट, कैसे हम मिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान कर देते हैं दो मेजर रीजंस की वजह से। नंबर वन, सही जगह इन्वेस्ट ना करके, और रीजन नंबर टू, मैं आज नहीं अगले बरस से इन्वेस्ट करूंगा ये सोचकर। चलिए अब पहले तो समझते हैं इस एग्जाम्पल के साथ कि कैसे गलत जगह अपने पैसे होल्ड करने से हमारा 100% तक का लॉस हो सकता है, जो हमें कई बार समझ नहीं आता। सतीश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो पैसे तो अच्छे कमा रहा है लेकिन वो सही से उन पैसों को इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहा है, एज उसके पास अपना कोई पर्सनल फाइनेंशियल प्लान ही नहीं है। वो बस ऑफिस में अपने बगल में बैठे दोस्त सुरेश की सुनकर रैंडमली कहीं भी अपने पैसे टैक्स सेव करने के चक्कर में इन्वेस्ट कर देता है। अब फिलहाल उसके सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपीस पड़े हैं, जिनकी जरूरत उसे 5 सालों बाद पड़ने वाली है। अब 5 सालों बाद सेविंग अकाउंट में 4% रिटर्न के अनुसार उसके 5 लाख बढ़कर हो जाएंगे 6,08,000 रुपीस, विच मीन्स कि उसके पैसे 1,08,000 रुपीस से ग्रो होंगे। लेकिन यही अगर वो इन पैसों को 70% डेट म्यूचुअल फंड्स और 30% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो 8% रिटर्न एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसके पास होने चाहिए करीब 7,34,000 रुपीस, यानी उसके पैसे 2,34,000 रुपीस से ग्रो होंगे और उसका मुनाफा सेविंग अकाउंट में रखे पैसों के कंपैरिजन में 1,26,000 रुपीस ज्यादा का होगा, विच मीन्स कि सेविंग अकाउंट में पैसे रखकर सतीश टैक्स भी ज्यादा का भरेगा प्लस 117% का नुकसान भी करेगा। चलिए तो अब समझते हैं सेकेंड रीजन, द कॉस्ट ऑफ डिलेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने किसी पड़ोसी या रिश्तेदार की एडवाइस सुनकर अपने पैसे रैंडमली कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना ये समझे कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशंस, इन्हें अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। प्रियांक, समीर और माधव की एज है 25 इयर्स। प्रियांक ने आईटी फर्म में जॉब लगते ही अपने फाइनेंशियल प्लानर से अपना डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान बनवाया और ये समझा कि कैसे वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकता है, और उसने अपने प्लान के अनुसार अपनी सैलरी में से हर महीने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया अपनी एज 50 इयर्स के होने तक। अब समीर ने 5 इयर्स और माधव ने 10 इयर्स तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स शुरू नहीं की और बस अपने पैसे और अपना टाइम वेस्ट किया। तो अब प्रियांक ने 25 इयर्स में 30 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए और 12% रिटर्न के अनुसार 50 की एज में उसके पास होंगे करीब 1,89 लाख रुपीस। समीर ने 20 इयर्स में 24 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए और उसके पास इकट्ठा होंगे 99,91,000 रुपीस, और माधव ने 15 इयर्स में इन्वेस्ट किए 18 लाख रुपीस और उसके पास 50 के एज में होने चाहिए करीब 50,45,000 रुपीस, विच मीन्स कि प्रियांक ने समीर के कंपैरिजन में बस 6 लाख रुपीस ज्यादा इन्वेस्ट किए और ऑलमोस्ट 90 लाख रुपीस या 47% ज्यादा कमाए, और माधव के मुकाबले प्रियांक ने 12 लाख रुपीस ज्यादा इन्वेस्ट किए और 1,39
9 लाख रुपीस या 73% ज्यादा कमाए। या हम ये कह सकते हैं कि 5 इयर्स अपनी इन्वेस्टमेंट डिले करने के कारण समीर का कॉर्पस प्रियांक के कंपैरिजन में 47% कम इकट्ठा हुआ और 10 इयर्स डिले करने के कारण माधव का कॉर्पस प्रियांक के कंपैरिजन में 73% कम इकट्ठा हुआ। अब आई एम श्योर कि कई सारे लोग ये सोचेंगे कि समीर और माधव ने प्रियांक के कंपैरिजन में पैसे भी तो कम ही निवेश किए, एज उन्हें समय भी कम मिला, तो ऑब्वियस है कि उनकी रकम भी तो कम ही इकट्ठा होगी ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टेबल में समझते हैं कि अगर वो सेम 30 लाख रुपीस ही इन्वेस्ट करते हैं तब उनके पास कितने पैसे इकट्ठा होंगे। अब यहाँ इस स्क्रीनशॉट समीर और माधव ने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रियांक के कंपैरिजन में 5 इयर्स और 10 इयर्स लेट ही शुरू की है, लेकिन सिंस प्रियांक ने 30 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए 25 इयर्स में, तो अब इस अमाउंट को 20 इयर्स में मैच करने के लिए समीर को इन्वेस्ट करने होंगे 12,500 रुपीस पर मंथ और माधव को इन्वेस्ट करने होंगे 16,600 रुपीस पर मंथ 15 इयर्स के लिए। अब इन तीनों की इन्वेस्टमेंट होगी 30 लाख रुपीस एट द एज ऑफ 50, लेकिन तब भी समीर के पास 5 इयर्स डिले करने के कारण प्रियांक के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 65 लाख रुपीस या 34% कम अमाउंट अक्यूमुलेट होगा और माधव के पास 10 इयर्स डिले करने के कारण प्रियांक के कंपैरिजन में 1 करोड़ 5 लाख रुपीस या 56% का कम कॉर्पस इकट्ठा होगा। सो फ्रेंड्स, अब समीर और माधव को जब उनके फाइनेंशियल प्लानर ने ये कैलकुलेशन समझाए तो उन्हें फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगा और तब उन्होंने सीएफपी से पूछा कि अब वेस्ट किया हुआ टाइम तो वापस आएगा नहीं, लेकिन अगर हमें अब भी प्रियांक जितना ही कॉर्पस इकट्ठा करना है, दैट इज 1 करोड़ 89 लाख रुपीस, तो हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। तब सीएफपी ने उन्हें बताया कि समीर को 10,000 रुपीस की जगह 19,000 रुपीस की एसआईपी शुरू करनी होगी, यानी पूरे 90% ज्यादा अमाउंट, और माधव को 10,000 रुपीस की जगह 37,000 रुपीस की एसआईपी शुरू करनी होगी, यानी 276% ज्यादा। अब समीर और माधव सोच रहे थे कि काश हमने भी जॉब शुरू करते ही अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझा होता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। अब अगर आपको भी समीर और माधव की तरह लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझने के लिए कि अब आपको क्या करना होगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद वन मोर एग्जाम्पल की सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू ना करने के कारण कैसे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। राम के बेटे आरव की एज है 3 इयर्स। अब अगर आज एमबीए का 15 लाख रुपीस लगता है, तो आज से 15 इयर्स बाद राम को आरव के लिए चाहिए होंगे करीब 62,65,000 रुपीस और 12% रिटर्न एक्सपेक्टेशन के अनुसार राम को अभी से 15 इयर्स के लिए 12,400 रुपीस की एसआईपी शुरू करनी होगी। लेकिन यही अगर राम 5 इयर्स का डिले करता है, तो ये सेम गोल यानी 62 लाख रुपीस अचीव करने के लिए उसे ऑलमोस्ट 27,000 रुपीस की एसआईपी शुरू करनी होगी। और अगर उसने अपने गोल्स को सीरियसली नहीं लिया और 10 इयर्स का डिले कर दिया, तो उसे 76,000 रुपीस की एसआईपी शुरू करनी होगी। और राम के लिए आरव के हायर एजुकेशन का गोल अचीव करना शायद इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर राम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं सकता और 5 इयर्स का डिले करता है, तो उसे अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12% से बढ़ाकर 24% करनी होगी और ज्यादा रिस्क लेना होगा। और अगर वो 10 इयर्स का डिले करता है, तो उसे अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12% से बढ़ाकर 69% करनी होगी। एंड ऑब्वियसली ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकल नहीं होगी। सो बाय नाउ आई एम श्योर कि आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि क्यों आपको एक भी दिन का डिले किए बिना अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए और क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग का। सो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर कि 30 डेज से लेकर 15 इयर्स का डिले करने पर आपका अक्यूमुलेटेड कॉर्पस कितने अमाउंट और परसेंटेज से रिड्यूस हो जाता है। 20,000 रुपीस के मंथली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12% रिटर्न्स के अनुसार 20 इयर्स बाद बनती है 2 करोड़ रुपीस। लेकिन अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को बस 1 मंथ के लिए डिले करते हैं, तो 1% या 2 लाख रुपीस का नुकसान हो जाता है। 1 ईयर से डिले करते हैं तो 12% यानी ऑलमोस्ट
25 लाख रुपीस का नुकसान होता है। 5 इयर्स का डिले तो कॉर्पस को ऑलमोस्ट 50% से रिड्यूस कर देता है, विच मीन्स कि 2 करोड़ की जगह सिर्फ 1 करोड़ रुपीस ही इकट्ठा होंगे। और इसीलिए अक्सर हमें फाइनेंशियली वाइज लोगों से ये सुनने मिलता है कि टाइम इज मनी, जितना टाइम वेस्ट किया मनी इन्वेस्ट करने में उतना ज्यादा का लॉस होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू रीजंस कि लोग इन्वेस्टमेंट करने में डिले क्यों करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स करते ही नहीं। मे बी वो शायद इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी नहीं समझते या अननेसेसरी अपने पैसे स्पेंड करते हैं, लैविश लाइफस्टाइल जीते हैं, उनकी मैक्सिमम सैलरी ईएमआईज भरने में चली जाती है। और एक सच बात बताऊं तो ज्यादातर लोग कहीं हम लॉस ना कर दे ये सोचकर ही इन्वेस्ट नहीं करते। और अगर हम इन्वेस्टमेंट डिले करते हैं तब क्या होता है, हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, जिंदगी भर हमें पैसों के लिए काम करना पड़ेगा, हम हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर हमेशा टेंशन में ही रहेंगे और चांसेस है कि हम कर्जे की जाल में यानी डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। और यही अगर हम अपना फाइनेंशियल प्लान फॉलो करेंगे तब क्या होगा, we can get the benefit of power of compounding। हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट डेवलप करेंगे और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर पाएंगे और अपने फैमिली का फ्यूचर भी सिक्योर कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अब अपने इन्वेस्टमेंट्स को लाइटली नहीं लोगे और अभी से एक भी दिन वेस्ट किए बिना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शुरू कर दोगे सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। कुछ भी सीखने मिला हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने में हमारी हेल्प कीजिए। आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके। एंड फाइनली इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।